हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बहू तू कब माँ बनेगी। कमला के बेटे की शादी को 3 साल हो गए थे। मोहल्ले में उसके बेटे अमन के साथ 3 और लड़कों की शादियां हुई थीं, जिनके घर अब बच्चों की किलकारियां गूंज चुकी थी। ये देखकर कमला का मन बड़ा खट्टा होता था, जिसके चलते एक रात को खाने के वक्त वो अपने बहू बेटे के सामने बोलती है, पता है अमन, वो मनीष है ना, चौथी गली वाला जिसके साथ तू बचपन में खेलता था, उसकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए हैं। सुना है उसकी बीवी पेट से है। बताओ, बड़ी ही जल्दी है बच्चा करने की उनको। माँ, तुम्हें इतनी दूर दूर की खबरें देता कौन है? मैंने कितनी बार कहा है मोहल्ले की औरतों के बीच बैठना बंद करो। अमन, तुम माँ जी की बातें नहीं समझते हो। उनका ये बात बताने का सिर्फ ये मतलब है कि आखिर हम कब बच्चा प्लान करेंगे, क्योंकि माँ जी का दिन रात यही सवाल होता है कि बहू तू कब माँ बनेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा, ये बहू ही बोले जा रही है, और वैसे इस बात में क्या ही बोलना, तुम दोनों खुद भी अब तैयार ही होंगे माँ बाप बनने के लिए। क्यों बहू, शादी के 3 साल बहुत होते हैं ये फैसला लेने में। नहीं। इतना बोलकर अमन तो वहां से चला जाता है, तो वहीं रितिका भी अपना काम खत्म कर अपने कमरे में चली जाती है, जहां अमन को उदास देखकर रितिका उसके पास जाकर बोलती है, अमन तुम इतना स्ट्रेस मत लो, देखो माँ जी अब ऐसे सवाल पूछती रहेंगी, हमें इसकी आदत डालनी होगी। मुझे पता है रितिका, लेकिन कभी कभी लगता है जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। हम दोनों जब तक एक साथ हैं तब तक हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और अभी हमारी शादी को 3 ही साल हुए हैं। लोग 5-5 साल ले लेते हैं इस फैसले के लिए, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी माँ जी को तो बताने की क्या ही जरूरत है, जब लगा वो समझ सकती हैं तब बता देंगे। रितिका और अमन इस बात को जाने देते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। एक दोपहर कमला अपनी पड़ोसन भोली के साथ बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी। तभी एक छोटे बच्चे को अपनी दादी से आइसक्रीम के लिए झगड़ते देखकर वो रुककर देखने लगती है, जिस पर भोली उसको बोलती है, अगर अपने घर में बच्चे हो ना कमला, तो ऐसे दूसरे के बच्चे को ताड़ना ना पड़े। अरे मैं ताड़ नहीं रही, बस देख रही हूँ कितना शरारती बच्चा है, अपनी दादी को तंग कर रहा है। तेरा पोता या पोती भी तुझे ऐसे ही परेशान करेंगे। अरे इतना ही बच्चों से प्यार है तो पूछना अपनी बहू से, बोल कि कब माँ बनेगी, 3 साल हो गए शादी को। अरे तुझे क्या लगता है भोली, मैं बोलती नहीं हूँ क्या, लेकिन ये आजकल के बच्चे पता नहीं कौन सा टाइम चाहिए होता है इनको माँ बाप बनने के लिए। हमारे जमाने में हमारे ससुराल में आते ही सास का कहना था कि अब बच्चे करो, परिवार बढ़ाओ और खुश रहो। आजकल वो जमाना कहाँ कमला, चल अब यहाँ से, वरना तू ऐसे ही बच्चे को देखती रही तो तुझे बच्चा चोर समझकर कहीं लोग पीट ना दें। कमला और भोली घर को चल देते हैं। घर पहुंचते ही कमला देखती है कि बहू की दोस्त आई हुई होती है और उसके साथ उसका 2 महीने का बच्चा भी होता है। अरे खुशी बेटा, तेरा 4था महीना चल रहा था ना जब तू यहाँ आई थी, अब देख ये तेरा बेटा इतनी जल्दी 2 महीने का भी हो गया। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। हाँ आंटी जी, मैं तो इसको संभालते संभालते इतनी थक जाती हूँ कि कहीं आप जा नहीं सकती। वो तो आज इनको यहीं पास में काम था, तो मैंने कहा मुझे रितिका के पास छोड़ दो, जाते हुए ले जाना, वरना खुद से कहाँ ही आ पाती अब इसके साथ। हाँ, बच्चों के साथ कहाँ ही समय का पता चलता है। अले मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया तू, अगली बार आना ना तो अपने भाई या बहन से भी मिलना तू, ठीक है। भाई या बहन मतलब? रितिका तू माँ बनने वाली है? वाह। अरे रे कहाँ बेटा, मेरी बहू न जाने कब माँ बनेगी, वो तो पड़ोसन की बहू के बच्चा होने वाला है, मैं तो उसको ही खिलाया करूंगी, इसीलिए कहा कि अगली बार ये आएगा तो उसके साथ खेल लिया करेगा। माँ जी आपको इतना ही प्यार है बच्चों से तो मैं एक बच्चा गोद ले लेती हूँ, मैं भी माँ बन जाऊंगी और आप भी दादी, बोलो मंजूर है? मुझे तेरा और अमन का बच्चा चाहिए, तू गर्भ से हो ये चाहती हूँ मैं। रितिका की गोद लेने की बात सुनकर कमला गुस्सा चली जाती है, तो वहीं रितिका को उदास होता देखकर खुशी बोलती है, तू उदास मत हो, आंटी की उम्र की सभी औरतें दादी बन गई, इसलिए उनको ज्यादा चुभती है ये बात। बाकी कुछ बात बनी, तूने बोला था जाएगी अमन के साथ उस डॉक्टर के पास। हाँ यार समय लगेगा, बाकी देखते हैं, तू ये बात यहाँ ना कर, माँ जी सुन लेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। कमला के कानों में ये बात आखिर पड़ी जाती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर गुस्से में खुद से बोलती है, मतलब मेरी बहू में कमी है, वो माँ नहीं बन सकती, तो ये वजह है कि वो मेरे बार बार माँ बनने के सवाल पर चिढ़ जाती है। कमला उस दिन किसी तरह जहर का घूंट पीकर चुप रहती है,
लेकिन उसके दिमाग में दिन रात यही बात घूमती है। एक दोपहर वो टीवी देख रही होती है जिसमें एक मूवी को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपना पर्स लेकर बाहर जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। कमला के ना आने पर रितिका और अमन परेशान हो जाते हैं। तो कमला एक लड़की के साथ घर आती है। माँ आप कहाँ थी? पता है हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आप खो गई थी क्या? ये लेडी आपको घर लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम नहीं लाए हैं इनको, ये लाई है हमको यहाँ बच्चा पैदा करवाने के लिए। क्या क्या बकवास कर रही हो? बहू तू शांत हो जा, मैं समझती हूँ। देखो मुझे पता है बहू, तुम किसी कमी के कारण माँ नहीं बन सकती, लेकिन बेटा बिना बच्चे के दुनिया तुझे बांझ और ना जाने क्या क्या कहेगी। और आज तो अमन नहीं बोल रहा, कल को तो ये भी तुझे इस चीज पर कितना ही सपोर्ट करेगा। माँ आप क्या बोले जा रही हो? कुछ भी जो मन में आया जा रहा है बके जा रही हो। कौन है ये लड़की? ये लड़की तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाएगी, जैसे उस मूवी में प्रीति जिंटा लाई थी सलमान और रानी के बच्चे को इस दुनिया में, और फिर चली गई थी। माँ जी आप पागल हो गई हैं मेरी माँ बनने के पीछे। अरे आपकी बहू माँ नहीं बनी, अब तक तो आपने ये हरकत की, अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की ले आई। शर्म आनी चाहिए आपको। माँ बहुत हुआ, आज ना तुम सच्चाई जान ही लो। उससे पहले आप जाइए यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। अरे मेरा टाइम खराब किया बताओ। ए माँ जी यहाँ क्या घर घर कहानी दिखाने के लिए लाई थी मुझे? जा रही है मैं। वो लेडी वहां से चली जाती है। मैंने ये तुम दोनों के लिए किया। दुनिया को पता चलेगा कि मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो सब इसको ताना मारते, ऐसे हमारा काम हो जाता। वो बच्चा दुनिया की नजर में तो तुम दोनों का ही होता। बस माँ बस। पहली बात तो रितिका में कोई कमी नहीं है, वो माँ बन सकती है। दूसरा कमी मुझ में है जिसका इलाज मैं करवा रहा हूँ। क्या? नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। वाह माँ, बहू में दिक्कत तुमने बिना जाने मान भी ली। यहाँ मैं साफ तौर पर तुमसे कह रहा हूँ तो तुम मान नहीं रही। अरे तुम एक माँ हो, उससे पहले एक औरत। तुमने खुद अपनी बहू में कमी निकाल दी। एक माँ होकर तुम सिर्फ अपने बेटे का परिवार आगे बढ़ते देखना चाहती हो, लेकिन एक औरत के नजरिए से सोचो, क्या तुमने रितिका के साथ सही किया? माँ जी माँ मुझे भी बनना है और अमन में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उनके इलाज को टाइम दे रहे हैं ताकि सब अच्छे से हो जाए। माँ बनना बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन उससे पहले मैं एक बीवी हूँ जो अपने पति के साथ उसके हर सुख दुख में खड़े होना चाहती है। इसलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई, क्योंकि आपको तो बस बहू कब माँ बनेगी से मतलब है। बेटे बहू क्यों इतना बड़ा फैसला अभी नहीं ले रहे, इसके बारे में आपने शांति से पूछा ही नहीं कभी। कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी इस हरकत के बाद रितिका और अमन के सामने शर्मसार हो जाती है। वो दोनों से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। एक सुबह हॉल में बैठी कमला के पास रितिका कुछ सामान लेकर आती है जिसमें छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के। ये दिखाते हुए रितिका बोलती है, माँ जी ये कपड़े कैसे हैं, अच्छे हैं ना? हाँ बहू अच्छे हैं, लेकिन ये खुशी के बच्चे के लिए छोटे नहीं हैं। ऊपर से तू एक लड़का और एक लड़की का ले आई। अब माँ जी आपकी बहू माँ बनने वाली है, लेकिन उसको क्या पता कि अंदर लड़का है या लड़की, इसलिए दोनों ले आई। अरे तो ऐसे पैसे। हाँ एक मिनट बहू, तूने क्या कहा? आपकी बहू? हाँ माँ जी आपकी बहू, यानी कि तू माँ बनने वाली है। इतने में अमन भी वहाँ आता है। हाँ माँ, रितिका माँ बनने वाली है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अरे वाह, तुम दोनों ने मुझे इतनी बड़ी खुश खबर सुनाई। बहू मैं तेरी नजर उतारूंगी, रुक तो यहीं। कमला को आखिर उसकी बहू के माँ बनने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो खुशी से 7वें आसमान पर होती है। 9 महीने बाद रितिका को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस दिन के बाद से कमला के आंगन में किसी भी गम और दुख की जगह नहीं होती। सभी खुशी से एक साथ हंसते खेलते रहते हैं। सुबह के 8 बजे थे। रसोई से बर्तनों की हल्की खनखनाहट और मसालों की खुशबू आ रही थी। अरे सीमा तू तो बड़ी बनती है, देखो कविता की सब्जी में नमक कम है। तभी उसकी बहू राधा बोली, लेकिन माँ जी नमक तो मैंने डाला है और अभी चख कर देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। अच्छा तो तू कहना क्या चाहती है कि मैं गलत हूँ? लेकिन मैंने आखिर ऐसा कब कहा? रहने दे, सब समझती हूँ मैं तू क्या कहना चाहती है। सरस्वती मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। सोचा था जब ये बहुएं आएंगी तो इनके बीच अच्छे से फूट डलवाऊंगी, तभी जाकर इस घर का बंटवारा होगा, लेकिन ये सब तो जैसे मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। दरअसल इतने सालों से एक साथ एक ही छत के नीचे रहकर सरस्वती देवी थक चुकी थी। अब वो अलग अलग बंटवारा चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके जेठ उनकी एक नहीं सुनेंगे, इसलिए उसने
अब उनके बीच फूट डलवाने की कोशिश की। ये कहानी है नागपुर में रहने वाले ठाकुर परिवार के महेंद्र कुमार की, जिसके 4 भाई थे और वो हमेशा से यही चाहते थे कि वो पांचों एक साथ एक ही छत के नीचे मिलजुल कर अपने परिवार के साथ रहे। इसलिए पिता के जाने के बाद महेंद्र कुमार ने अपने चारों भाइयों से ये वादा लिया कि वो पांचों भाई हमेशा साथ रहेंगे और एक ही रसोई में उन लोगों का खाना पकेगा। और ऐसे ही उन्होंने अपनी पूरी उम्र काट दी। उन सभी की 5 पत्नियां यानी देवरानी जेठानी मिलकर उसे चलाने लगी और आगे उन सब के बच्चे भी एक साथ एक ही परिवार में रहकर पलने लगे। उन सभी के एक एक बेटे थे। जब वो बड़े हुए तो उन सब की शादी भी हो गई और अब उनकी बहुएं भी आकर एक साथ रहने लगी। सरस्वती को लगा कि जब नए जमाने की बहुएं आएंगी तो उनमें आपस में खटपट होगी और फिर घर का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो पांचों तो पढ़ी लिखी और बड़ी ही समझदार थी और लड़ना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। वो पांचों बहनों की तरह एक दूसरे के साथ रहती थी और हर काम में एक दूसरे का हाथ बटाती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और कुछ दिनों के बाद सरस्वती देवी ने मन ही मन सोचा, अब यही सही मौका है इनके बीच फूट डलवाने का। अब मैं आज ऐसा कुछ करूंगी इन सब में झगड़ा हो जाए। फिर उन्होंने सीमा को धीरे से अलग कमरे में बुलाया। सीमा, तू बड़ी बहू है, गुजिया तू ही बनाएगी और अब तू बनाएगी, मेहनत करेगी तो बाकी बहुओं को देने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं दूंगी चाची जी, आखिरकार वो सब भी तो हमारे घर का ही हिस्सा है। ओफो, तो अब हर काम में हर किसी को सब देना जरूरी है क्या? छोड़ उसे। ऐसे ही सीमा को भड़काने के बाद वो दूसरी बहू कविता के पास चली गई और उससे बोली, कविता, तू सबसे अच्छी कचौड़ी बनाती है, इसलिए कचौड़ी तू ही बनाना और अब जब बनाएगी तो तू किसी को देना भी मत, क्योंकि मेहनत तो सारी तेरी लगी होगी। इसके बाद वो गई अपनी बहू राधा के पास। राधा बहू, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने उन सबको काम पर लगा दिया है। तेरी जेठानियां अपने आप संभाल लेंगी सब, तू तो बस आराम से अपने कमरे में बैठी रहे। लेकिन माँ जी, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि जेठानियां काम करें और मैं आराम से बैठी रहूं। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? तू चुप कर, तुझ में तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। अरे जब हम इतने बड़े परिवार में रहते हैं तो इसका कुछ तो फायदा उठाएं, और इस घर के काम कभी खत्म नहीं होते। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर क्या जरूरत है इतने बड़े खानदान की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने की? आदमियों का क्या है, वो तो मूंछों को ताव देते हुए काम पर निकल जाते हैं, लेकिन घर की रसोई में जलना तपना तो हम औरतों को पड़ता है ना। अगर कभी अलग होने की बात भी कहूँ तो उनका एक ही जवाब होता है कि घर में इतनी सारी औरतें हैं तो क्या तुम सब मिलकर घर का काम नहीं कर सकती? 2 रोटी तो बनानी होती है। लेकिन अब तू ही बता बहू, इस घर में 2 रोटी खाता ही कौन है? चल अब तू चादर ओढ़ कर सो जा, मैं सबसे कह दूंगी कि तेरी तबीयत खराब है। ऐसा कहकर उसने अपनी बहू राधा को चादर उड़ाई और वो वहाँ से चली गई। लेकिन अपनी सास के जाते ही राधा झट से उठी और किचन में पहुँच गई। अरे तेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, चाची जी बता रही थी, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, खाना हम बना लेंगे आज का। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अब राधा उनके साथ घर के कामकाज करवाने लगी और फिर से पांचों बहुएं मिलकर काम करने लगती हैं। हर बहू को अलग अलग जिम्मेदारी देकर उनके मन में शक पैदा करने की कोशिश तो हुई, लेकिन जब वो सब रसोई में इकट्ठी हुई तो सीमा ने कहा, चाची जी ने मुझे गुजिया बनाने को कहा है, पर हम सब मिलकर बनाएंगे, ठीक? अरे मुझे तो कचौड़ी का जिम्मा दिया है, पर अकेले कैसे बनाऊंगी? और मुझे तो दही बड़े बनाने को कहा है, लेकिन मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? लगता है माँ जी हमें अलग अलग करके देखना चाहती हैं। लेकिन चाची जी को ये नहीं पता कि हम अलग अलग नहीं हैं। हम भले ही 5 हैं, लेकिन हैं हम एक। बिल्कुल सही कहा। उन पांचों की तारीफ आसपास में हर कोई करता था। क्या समझदार बहुएं आई हैं उस ठाकुर परिवार में। आजकल जहाँ सगी देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ रहने को राजी नहीं, वहीं आजकल की दुनिया में ये पांचों कितना मिलजुल कर रहती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बार को इनकी सासों के बीच कभी कभार तू मैं की आवाज आ भी जाती है, लेकिन हमने कभी इन्हें आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा। ससुराल की पांचों बहुएं कितने प्यार से रहती हैं। लेकिन सरस्वती देवी ने देखा कि उसके भड़काने के बावजूद भी वो पांचों मिलकर ही रसोई में काम कर रही हैं। उसके मन में हल्की सी टीस उठी। ये सब मेरे प्लान के बावजूद एक साथ कैसे हैं? लगता है अब नई चाल चलनी पड़ेगी इन्हें अलग करने के लिए। फिर एक दिन सरस्वती देवी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी बहू, तू सारा दिन काम में लगी रहती है, लेकिन फिर भी घर में कोई तेरी तारीफ नहीं करता। उल्टा सब यही कहते हैं कि तू कामचोर है। क्या? लेकिन ऐसा किसने कहा? अरे वही कविता तेरे पीछे कह रही थी कि तू काम में ढील देती है, जबकि मैं तो देखती हूँ कि तू सारा दिन काम में लगी रहती है। ये सुनकर नंदिनी के दिल को ठेस लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा।
फिर शाम के समय, नंदिनी वो वाली कढ़ाई देना। लेकिन नंदिनी तो जैसे अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। नंदिनी, ओ नंदिनी, किन ख्यालों में खोई हुई है? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ नंदिनी, कोई तो बात है, तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? कविता दीदी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो तुम मुझे सामने से बता देना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी पीठ पीछे किसी से कुछ नहीं कहना। अरे लेकिन मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। कौन कह रहा है, क्या हुआ, बोलो। नहीं, वो मुझे सुनने में आया कि आप कह रही थी मैं काम नहीं करती। क्या? लेकिन ऐसा तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है शायद किसी ने गलतफहमी फैलाई। सच सच बता नंदिनी, तुझसे ये बात किसने कही? वो सरस्वती चाची जी ने। मैं जानती थी इस काम में मेरी ही सास का हाथ होगा। अब छोड़ो ये सब, लेकिन अब हमें ये तय करना होगा, अगर कभी किसी के बारे में कुछ सुने तो सीधे उसी से पूछेंगे, पीछे से नहीं मानेंगे। हाँ, क्योंकि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, बातों से नहीं। अब एक बार फिर उसकी चाल उल्टी पड़ गई। ऐसे ही दिन बीते। कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। अब ससुराल की 5 बहुएं उसकी सेवा में लग गई। उन सबको अपनी सेवा करते देख सरस्वती देवी की आंखों में आंसू बह निकले। मैंने तुम सबको तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तुम सब इतनी समझदार निकली। माँ जी, घर को तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना मुश्किल, और हमने जोड़ना सीखा है। 2 दिन में सरस्वती पूरी तरह ठीक हो गई, और उस दिन के बाद वो हमेशा के लिए बदल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।